चलो अब ये बताओ कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी समाज कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में बट गया था। वो कौन कौन? हाँ, पूंजीवाद समाज और एक मजदूर समाज। पूंजीवाद के समाज। तो समाजवादी विचारधारा क्या होता है? समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मजदूरों के हित में हम लोग सोचते हैं और समाजवाद के प्रति जो हम लोगों का भाव उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है, उसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। समाजवादी विचारधारा में सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बलान और रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स आते हैं। चलो बताओ कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के थे और सेंट साइमन फ्रांस के थे। अब ये बताओ कि समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया था, वो कौन कौन से चरण? कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद को आंतरिक समाजवाद कहते हैं, स्पंदर्शी समाजवाद कहते हैं और एक यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद जिसमें उसी को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और इसमें प्रथम यूटोपियन समाजवाद में सेंट साइमन था। ठीक है। सेंट साइमन का कथन क्या था? सेंट साइमन का कथन प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार कार्य मिले और कार्य के अनुसार मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है। अब बताओ कि चार्ल्स फॉरियर का कथन क्या था? चार्ल्स फॉरियर का कथन उद्योगीकरण का वह विरोधी था। वह उसका का नाम था कि जो छोटे श्रमिक है वह नगरों में काम करे और कस्बों, छोटे छोटे कस्बों में काम करे। मार्क्स का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ से क्या समझते हैं? मार्क्स का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ से इसमें जो समाजवादी इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ। इस स्थापना का श्रेय मार्क्स को दिया जाता है। अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और जब तक उत्पादनों के साधनों का अस्तित्व अपने व्यक्तिगत हाथों में है तब तक मशीनों का सुधार किसी भी श्रमिक को कोई भी सुधार से नहीं हो पाता है। इसलिए इनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए और इसमें नारा बुलंद किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि थे उनको एक अंतर्राष्ट्रीय के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को एक पेरिस में सम्मेलन होता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण जान निरंकुशता और अयोग्य शासक 1917 से पहले बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था उसके रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था और रूस के सम्राट को जार कहा जाता था और जो वो जार निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय, उसमें इसका एक क्रांति हुई और राजा की देवी में वो विश्वास रखता था और एक अफसरशाही बनाई जिसके स्थिर जड़ और अकुशल थी। इसलिए नियुक्त के आधार पर उसे योग्यता उसमें नहीं था। अतः गलत सलाहकारों के कारण जो जार निकोलस द्वितीय की स्वेच्छाचारी का बढ़ती गई मजदूरों की स्थिति बदतर। ठीक है। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन तीनों क्षेत्रों को हिंद चीन कहा जाता है। ठीक है। हिंद चीन का लोकेशन एशिया में कहाँ पे है, किस जगह पे है? हिंद चीन का जो एक तरफ प्रभाव संस्कृति जमाए हुए नहीं, किधर है? यानी कि हिंद चीन उत्तर पूर्व में कि दक्षिण पूर्व एशिया में? दक्षिण पूर्व एशिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंद चीन के बारे में कुछ बताओ कि क्या क्या था हिंद चीन में? यानी लाओस कंबोडिया पर किसका? लाओस और कंबोडिया पर इसका भारतीय वंशीय का प्रभाव, भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना किया गया जिसका शासक भारतीय वंशीय थे और किया गया था
और वियतनाम में 2 देश आते हैं, तोन की नाम, उनमें चीन का प्रभाव था। 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कब करा गया था? अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। वो अंकुर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, किसका पतन 16वीं शताब्दी में हुआ। किसका हुआ था? ये जो कंबोज राज्य, कंबोज को आज क्या बोलते हैं? कंबोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबोडिया भी बोलते हैं। आज बोलते हैं कंबोडिया, पहले कंबोज बोलते थे। अब बताओ कि हिंद चीन में आने का फ्रांसीसियों का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन में आने का फ्रांसीसियों का उद्देश्य का कारण था राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, व्यापारिक सुरक्षा और कच्चे माल की आपूर्ति। यानी उन लोग कच्चे माल की आपूर्ति में क्या क्या होता था? कच्चे माल की आपूर्ति में वो फ्रांस एक तरफ से कायम किया होता था जो उसका क्षेत्रफल, और कहता था कि यहाँ पर हम लोगों का व्यापारिक सुरक्षा भी अच्छा है बेचने के लिए, और इसके कच्चे माल भी उपलब्ध हो जाते थे, इसीलिए उनको, और पिछड़े समाज को सभ्य बनाने के लिए उनका होता था, और स्वघोषित दायित्व भी उनमें होता था। तो वहाँ पे कच्चे माल में टंगस्टन होता था और क्या होता था? टंगस्टन, कोयला, टीन, अभ्रक इत्यादि सब होता था। ठीक है। अब क्या अब बताओ कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ? हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास 1903 ईस्वी में फान बैचाव ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम था दुई तान होई, जिसके नेता कुआंग दे थे, और उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट ऑफ वियतनाम। और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो हिंद चीन के क्षेत्र को युवाओं के सेना में भर्ती कराया गया, और जो बेगारी हिंद चीन में थे उनको फ्रांस ले जाया गया। बेकार यानी बेकार लोग, यानी बेरोजगार लोग, क्या बेरोजगार। हाँ। तो क्या हो गया? ले जाया गया था हिंद चीन में, ले जाया गया और फ्रांस में ले गया। फ्रांस में ले जाया गया, इसके बाद फ्रांस में भर्ती किया गया। इसके बाद किसको लड़े थे? प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। किधर लड़े थे? प्रथम विश्व युद्ध में। तब क्या होता है? पंचम प्रति में लगा था। इसके बाद गोली खाते थे ज्यादा लोग। हो चिन मिन के बारे में क्या जानते हो? हो चिन मिन के बारे में उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था, और उनका शिक्षा पेरिस में हुआ था, और रूस के राजधानी मॉस्को में हुआ था, और उनका उग्र आंदोलन किए थे फ्रांसीसियों को भगाने के लिए। 1925 ईस्वी में वियतनाम कम्युनिस्ट साम्यवादी दल का स्थापना किए थे, और 5 साल बाद 1929 ईस्वी में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और फिर इंडो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है। अब बताओ एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूर है जिसमें वहाँ के लोग जो मजदूर होते थे उनको कोई अधिकार नहीं होता था, और जो मालिक थे उनको असीमित अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसियों को हिंद चीन में जो रहते थे फ्रांसीसी, उनको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ हिंद चीन के कुछ देश थे ऐसे जिन पर फ्रांस एक तरफ से प्रभाव अपना कायम किया था और दूसरी तरफ चीन अपना प्रभाव कायम किया था, इसलिए उन लोगों के बारे में पढ़ने के लिए इसीलिए हिंद चीन नाम। नहीं, हिंद चीन का मैं तीन ऐसे बताओगे। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, काम्बोडिया। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंद चीन का क्षेत्र कहते हैं, इसलिए कि कुछ भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, कुछ भाग पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए हम क्या कहते हैं? हिंद चीन का क्षेत्र कहते हैं। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता, और फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन का उद्देश्य था कि उपनिवेश का विरोध करना था, और वह आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी दल था। वह आंदोलन का शुरुआत में उनका शुरू 1939 में किया गया था, और 1939 में किया गया था, और इसका जो आंदोलन के नेता थे हुई ना फू सो था, उग्रवादी
और राष्ट्रवादी के घटनाओं को अंजाम देते थे और अंजाम देते थे, यहाँ तक कि वो आत्मदाह भी कर लेते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल है। हिंद चीन में फ्रांसीसियों के प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी कैसे आए थे? हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार करे। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का वर्णन करें। हिंद चीन में कैसे फ्रांसीसी आए थे, पहले कहाँ पे आए थे, फिर कहाँ पर? 1862 ईस्वी में कोचिन चीन में फ्रांस आए थे और अपना संरक्षण काबू किए थे, और फिर 1863 ईस्वी में फ्रांस आए थे। ये फ्रांसीसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी। फ्रांस देश तो चल कर नहीं आएगा, वहाँ के लोग चल के आएंगे ना, तो फ्रांसीसी बोलेगा। और बोलो। तो लाओस में आए थे, और कंबोडिया में 1904 ईस्वी में आए थे फ्रांसीसिया। ऐसे ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही पूरे हिंद चीन में अपना अस्तित्व जो कायम कर दिए। ठीक है। हो चिन मिन के विषय में संक्षिप्त विवरण लिखे। हो चिन मिन के संक्षिप्त। हो चिन मिन वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, और उन्होंने कम्युनिस्ट साम्यवादी 1917 ईस्वी में हो चिन मिन एक साम्यवादियों का एक गुट बनाया था, और 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में उन्होंने एक साम्यवादी दल का स्थापना किया था, और 1930 ईस्वी में साम्यवादी का 1930 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर इंडो चाइना इसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अब आगे बताओ कि हो चिन मार्ग क्या है? हो चिन मार्ग क्या है? हो चिन मिन एक प्रकार का रस पहुंचाने वाला वो। हो चिन मिन का मार्ग सबसे पहले उत्तरी वियतनाम से चलकर लाओस और कंबोडिया से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाते हैं। इस मार्ग से सैनिकों को रसद पहुंचाया जाता है, और अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करते ही जब कोशिश किया, तो इसको जो रसद पहुंचाए थे उसको नष्ट हो गए। नहीं, फिर से बताओ। अमेरिका के क्षतिग्रस्त होने के अमेरिका ना क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। ठीक ना, बस ये है। रासायनिक हथियारों में नापाम एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार नापाम, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अग्नि के बमों के गैसोलीन के साथ एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जो त्वचा से चिपक जाता था और जलाता रहता था। और एजेंट ऑरेंज, यह एक जहर था जो पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे, और इनका प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था। कहाँ पर किया था? किसने किया था? वियतनाम पर सबसे पहले हुआ था, अमेरिका ने किया। ठीक है। और इसका नाम एजेंट ऑरेंज ड्रम, एजेंट के पट्टियों के ड्रम में रखने के कारण। ठीक है, एजेंट ऑरेंज। ठीक।